हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका बेहद स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। हाँ जी, नज़र पड़ गई वाइट बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है? सेल्स इन बायोलॉजी। यानी आज हम आपके एनसीईआरटी में मेंशन सारी इम्पॉर्टेंट सेल्स एज वेल एज सेल ऑर्गेनल्स और उनके निक नेम्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये सेशन आज का आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि या तो आप नीट का एग्ज़ाम दें या एमएनएस का, सीडीएस, एनडीए, कोई भी एस्पिरेंट हो आप, ये सेशन कवर करता है आपके क्वेश्चन पेपर के 1 से 2 क्वेश्चन। यानी आज का हमारा ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इस सेशन से 1 न 2 क्वेश्चन मिल ही जाते हैं। उम्मीद है कि आप वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहेंगे और वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करेंगे, क्योंकि हम यहाँ रोज़ कुछ ना कुछ सीखने आते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ सीखते हैं ताकि हम जीतने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि 11 सितंबर एमएनएस वॉरियर्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है और वो कहते हैं ना कि दिल्ली अब दूर नहीं। ऑफ कोर्स दिल्ली अब दूर नहीं है, क्योंकि 11 सितंबर बस गिनतियों के दिन बाकी हैं, उंगलियों पर आप गिन सकते हैं, इतने दिन बाकी हैं। तो हम यहाँ जीतने की तैयारी करते हैं, क्योंकि 11 सितंबर को हमें जीतना ही जीतना है। हारना तो हमने सीखा ही नहीं है और हम डेफिनेटली जीत के रहेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि आपके लिए बच्चों को अभी जो हमारे एमएनएस वॉरियर्स हैं उनके मन में फ़िज़िक्स को लेके डर है, फ़िज़िक्स का रिवीजन हो पाया है, नहीं हो पाया, कैसे क्या करना है। तो बच्चों, आई प्रॉमिस बहुत जल्दी आपको एक वीडियो फ़िज़िक्स पे मिलेगा जिसमें सारे अप्रॉक्स जितने भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, उनके डेरिवेशन, साथ ही साथ उनके यूनिट, फिज़िकल क्वांटिटीज़ की यूनिट, डायमेंशन, सब कुछ कवर होगा। तो ये वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आप इस वीडियो को एंजॉय भी करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो आपका हर एक सजेशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा तो सब कोई सुनना पसंद करता है, अपने बारे में अच्छा तो हर कोई सुनना पसंद करता है, लेकिन कोई ऐसा भी आपके पास होना चाहिए जो आपकी कमियों को गिनाए। तो डेफ़िनेटली अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहें, कोई भी आपका फ़ीडबैक हो, पॉजिटिव नेगेटिव हमारे बारे में, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम अपनी उस कमी को दूर कर सकें और डेफ़िनेटली आपके लिए कुछ बेहतर कर सकें। अगर अब तो बहुत कम दिन बाकी हैं आपके पेपर में, आई होप आप सब अपना टाइम रिवीजन में यूटिलाइज़ कर रहे होंगे, रिवीजन को दे रहे होंगे। अगर अभी कोई ऐसा सेशन बचता है आपका कि लगता है कि यार ये थोड़ा टफ़ लग रहा है, अगर इस पे एक वीडियो मिल जाता, वीडियो सेशन हो जाता, तो ये चैप्टर, ये पोर्शन बहुत अच्छे से कवर हो जाता, समझ में आ जाता। तो अगर ऐसी आपकी कोई रिक्वायरमेंट बचती है तो प्लीज़ हमें वीडियो के एंड में कमेंट्स में ज़रूर बताएं, ताकि हम उसके लिए आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा सकें और वो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि बच्चों, हमारे जो ऐसे एमएनएस वॉरियर्स हैं जो अपना पेपर 2021 में फ़ेस करने वाले हैं, उनके लिए हमने एक नया बैच स्टार्ट किया हुआ है। तो अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट हमें बनाना चाहें तो हम स्टडी मंत्रा आपका बेहद इंतज़ार कर रहा है। वी आर वेटिंग फॉर यू। आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ पहला कमेंट पिन किया हुआ। तो अगर आप अपनी एक सक्सेस जर्नी का, सक्सेस स्टोरी का हमें छोटा सा पार्ट बनने का मौका देना चाहते हैं तो वी आर वेटिंग फॉर यू। हम आपका तहे दिल से इंतज़ार कर रहे हैं। वी आर डूइंग हार्ड वर्क, तो
हार्ड वर्क कर रहे हैं, दिल की बात तो दिल तक ज़रूर ही पहुंचनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करें। 4 लाइनें, डेफिनेटली बिना उन 4 लाइनें के तो हर सेशन ही अधूरा है। बच्चों कहते हैं कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। यानी अगर आप अपने एम को अपने गोल को अचीव करने के लिए पैशनेट हैं, डिटरमाइंड हैं, यानी आपने निश्चित कर लिया है कि आपको आपका गोल पाना ही पाना है, रास्ते में चाहे जितनी मुसीबतें आएँ आप उनका डट के सामना करेंगे, तो एक ना एक दिन आपको आपका गोल ज़रूर मिलेगा। उसके लिए हो सकता है आपको कुछ मुसीबतों को सामना करना पड़े, ज़रूर। देखो बच्चों, ये रास्ता एक ऐसा होता है, ये जो आप तैयारी करते हो, प्रिपरेशन फ़ेज़ एक ऐसी फ़ेज़ है जब थोड़ी बहुत मुसीबतों का सामना सबको करना पड़ता है। सबके जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, ज़िंदगी इसी का नाम है। अगर ज़िंदगी बहुत स्मूथ हो जाए तो ज़िंदगी जीने का कोई मज़ा नहीं आएगा। तो अगर आपने ये सोच लिया है कि उन अप्स एंड डाउन्स का सामना करते करते आप आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक ना एक दिन अपने गोल को ज़रूर अचीव कर लेंगे, तो निश्चित ही आपको आपके गोल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, यानी जो उन मुसीबतों से डर के जिन्होंने पहले ही हार मान ली और अब चलना शुरू ही नहीं किया, असली गुमराह तो वो हैं। हम तो जीतने वालों में से हैं। आती रहे मुश्किलों का तो काम है हमारा रास्ता रोकना, और हमारा काम है डट के सामना करना। चलिए आप सेशन शुरुआत करते हैं। सब बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स इन बायोलॉजी, यानी आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एनसीईआरटी में जितनी भी स्पेशलाइज्ड सेल्स, उनके स्पेशल फीचर्स के बारे में, जो मेंशन किया है, कौन सी सेल कहाँ पाई जाती है, उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक फ़ीचर है, क्या फंक्शन है, उसके बारे में। सबसे पहले है हेट्रोसिस्ट। बच्चों हेट्रोसिस्ट इज़ फाउंड इन नॉस्टॉक एंड एनाबिना। नॉस्टॉक एंड एनाबिना क्या हैं? दे आर ब्लू ग्रीन एलिगा। क्या हैं? ब्लू ग्रीन एलिगा हैं। ठीक, ब्लू ग्रीन एलिगा हैं। अगर ये बीजीए हैं तो ये मत समझ लीजिएगा दैट दे आर ऑफ एल्गल फैमिली, ये एलिगा फैमिली की है। नो बेटा, दे आर साइनोबैक्टीरिया। ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया हैं। ठीक है, एलिगा नहीं है ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया। तो एक क्वेश्चन ऐसा ही नीट में आ गया था कि इनमें से कौन से एल्गा नहीं है। बहुत सारे एल्गा दिए थे, साथ ही साथ नॉस्टॉक का नाम दिया था। तो नॉस्टॉक एनाबिना को हम याद रखते हैं जनरली ब्लू ग्रीन एलिगा से, और इसको एलिगा में टिक कर देते हैं। बट दे आर नॉट ब्लू ग्रीन एलिगा, दे आर साइनोबैक्टीरिया। ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया हैं। अब हेट्रोसिस्ट पे आते हैं। हेट्रोसिस्ट क्या होती है? इनकी बॉडी में, ब्लू ग्रीन एलिगा की बॉडी में पाए जाने वाला एक स्पेशल कैरेक्टर है, एक सेल का मॉडिफिकेशन है जो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। यानी हेट्रोसिस्ट किस में काम आती है बच्चों? ब्लू ग्रीन एलिगा के नाइट्रोजन फिक्सेशन में। आप व्हाट इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन? आप जानते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कंटेंट किसका है? सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसका है? नाइट्रोजन का। लेकिन वो नाइट्रोजन क्या है? N2 के फॉर्म में, यानी अपनी फ्री फॉर्म में है। अभी ये फ्री नाइट्रोजन प्लांट्स के द्वारा यूज़ नहीं की जा सकती। ग्रीन प्लांट्स कैन नॉट यूज़ दिस फ्री नाइट्रोजन टू मेक देयर ओन फूड। ठीक, अभी ये प्लांट्स क्या करते हैं? इस नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अभी ये नाइट्रोजन अपने फ्री फॉर्म में है। इसको यूज़ करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होगी? इनको प्लांट्स इन्हें तभी यूज़ कर सकते हैं जब ये फ्री नाइट्रोजन अपने कंपाउंड्स में चेंज हो जाए। जब ये अपने कंपाउंड्स में चेंज हो जाएगी, मॉलिक्यूल्स में आ जाएगी, आयंस में आ जाएगी, तब ये ग्रीन प्लांट्स इनका यूज़ कर पाएंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फूड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, ओके। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम है, यानी फ्री नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन को उसके कंपाउंड्स में बदलने का काम है, ये डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं।
उन्हीं में से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं BGA, साइनोबैक्टीरिया यानी ब्लू ग्रीन एल्गा या फिर साइनोबैक्टीरिया। और एग्जाम्पल्स हैं उसके नॉस्टॉक एंड एनाबिना। क्या है एग्जाम्पल्स? नॉस्टॉक एंड एनाबिना। ठीक, नॉस्टॉक एंड एनाबिना इसके एग्जाम्पल हैं। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। और नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हेल्प करता है? हेट्रोसिस्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या है बच्चों? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज नोन एज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल क्या है? माइकोप्लाज्मा। आपने PPLO सुना होगा। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PPLO? प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म एंड द एब्रीविएशन इज PPLO. PPLO इज़ एब्रीविएशन ऑफ प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो ये बहुत छोटे होते हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है माइकोप्लाज्मा। ठीक, अब अगर आपने थोड़ा बहुत भी प्लांट किंगडम पढ़ा है, एनिमल किंगडम पढ़ा है, यानी अगर आप क्लासिफिकेशन से वाकिफ़ हैं, तो कैन यू टेल मी विच इज़ नोन एज द जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम? जोकर्स किसे कहते हैं? कमेंट सेक्शन इज़ वेटिंग फॉर यू। फटाफट से हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि विच इज़ नोन एज द जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। चलो नेक्स्ट इज कोइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स। कोइनोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज कॉलर सेल्स एंड दे आर प्रेजेंट इन पॉरीफेरा। ये क्या है? फाइलम पॉरीफेरा यानी स्पॉन्जेस वाली फाइलम। कौन सी? स्पॉन्जेस वाली फाइलम। कोइनोसाइट्स आर ऑल्सो नोन एज कॉलर सेल्स। और ये किस में पाई जाती है? फाइलम पॉरीफेरा में। फाइलम पॉरीफेरा किसकी फाइलम है? स्पॉन्जेस की फाइलम है। तो बच्चों जो कोइनोसाइट या फिर कॉलर सेल है ये क्या करती है? पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा की जो बॉडी कैविटी होती है दैट इज़ नोन एज स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील बॉडी कैविटी पाई जाती है पॉरीफेरा में और स्पॉन्जोसील को की लाइनिंग बनाती है हमारी कोइनोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स. Coinocytes are also known as collar cells and they form the lining of spongiocoel which is present in phylum Porifera. Phylum Porifera किसका एग्जाम्पल? इसके अगर phylum Porifera के मेंबर्स की बात करें तो कौन कौन से हैं? ल्यूकोसोलानिया एंड आपके स्पॉन्जेस इसी में आते हैं. चलो पॉरीफेरा की बात हो गई. पॉरीफेरा की बात अगर करते हैं तो पॉरीफेरा का एक इंटरेस्टिंग फीचर है, ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम के बारे में सुना होगा. तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वन एनस एंड सेवरल माउथ्स. वन एनस एंड सेवरल माउथ्स. जैसे हमारे बॉडी में खाने के लिए एक माउथ एंड एक्सक्रीशन के लिए एक एनस है, वैसे ही पॉरीफेरा में क्या होते हैं? देयर आर सेवरल ऑस्टिया इन देयर बॉडीज़. पॉरीफेरा में क्या होता है? बहुत सारे ऑस्टिया होते हैं. ऑस्टिया की मदद से वाटर करंट इनकी बॉडी में एंटर करती है. वाटर करंट अपने साथ साथ फूड मटेरियल भी लाती है, जिससे वाटर करंट के साथ ही वो फूड आइटम कहाँ एंटर कर जाता है? पॉरीफेरा की बॉडी में. तो एक तरह से इन्होंने क्या किया? खाने का काम किया. ठीक, खाने का काम. तो ऑस्टिया ने किस में हेल्प करी? ऑस्टिया ने किस में हेल्प करी? खाने में हेल्प करी. तो ऑस्टियाज आर कंसीडर्ड एज माउथ. ऑस्टिया को हमने किस तरह कंसीडर किया? माउथ से. इसके बाद पॉरीफेरा में एक ऑस्कुलम पाया जाता है, जिससे जितना भी वाटर करंट है, एक्सक्रीटा है, वो बाहर निकल जाता है. तो ऑस्कुलम इज़ कंसीडर्ड एज एनस ऑफ किंगडम ऑफ फाइलम पॉरीफेरा. यानी पॉरीफेरा का एनस किसको हम कंसीडर करते हैं? ऑस्कुलम को. तो इसीलिए जो पॉरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम एक कह लें तो वन एनस एंड सेवरल माउथ्स. वन एनस है इनमें और माउथ क्या है? सेवरल. ठीक. कोइनोसाइट क्या कर रही है? हमारी स्पॉन्जोशील की लाइनिंग बना रही है. और कोइनोसाइट डाइजेशन से लेकर हर इम्पॉर्टेंट फंक्शन में हेल्प करती है. किसके? फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स में. फूड कैप्चरिंग में हेल्प करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है. तो ये बहुत सारे काम करती है. कोइनोसाइट एक स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो सिर्फ और सिर्फ फाइलम पॉरीफेरा के मेंबर्स में पाई जाती है. अब नेक्स्ट बात करें तो स्ट्रैटोसिस्ट एंड दे आर प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा. ये किस में हेल्प करती है? बैलेंसिंग में. आर्थ्रोपोडा यानी कॉकरोच.
आर्थ्रोपोडा यानी कॉकरोच। तो स्ट्रैटोसिस्ट फाइलम आर्थ्रोपोडा में पाई जाने वाली स्पेशलाइज्ड सेल है। ये किस में हेल्प कर रही है? बैलेंसिंग में। अच्छा बच्चों, कहीं पे अगर प्रीफिक्स स्टैटो दिख जाए तो स्टैटो डिनोट्स बैलेंस। स्टैटो किसको डिनोट करता है? बैलेंस को। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? स्टैटोसिस्ट की, यानी ऐसी सेल, ऐसी स्पेशलाइज्ड सेल, ऐसी मॉडिफाइड सेल्स जो किस में हेल्प करें? बैलेंसिंग में हेल्प करें। दे आर नोन एज स्टैटोसिस्ट एंड दे आर प्रेजेंट इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये किस में पाई जाती हैं? फाइलम आर्थ्रोपोडा में। और किस में हेल्प करती हैं? बैलेंसिंग में हेल्प करती हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करें तो इसका मेंबर कौन है? कॉकरोच, जो हम जनरली पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में भी एक्सप्लेन किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। रूट हेयर। रूट हेयर जानते हैं। रूट, अगर हम अपनी रूट हेयर, यानी देखो नाम से पता चल रहा है रूट्स में पाए जाएंगे। रूट को अगर बहुत सारे जोन्स में डिवाइड कर दें तो रूट हेयर पाए जाते हैं मैच्योरेशन जोन में। किस में? मैच्योरेशन जोन में। मैच्योरेशन जोन में क्या पाए जाते हैं? रूट हेयर्स। एंड एक चीज़ ध्यान रखेंगे आप कि रूट हेयर और शूट हेयर में क्या डिफरेंस है। रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर बट शूट हेयर्स आर मल्टी सेलुलर। ठीक, रूट हेयर कैसे हैं? दे आर यूनिसेलुलर एंड शूट हेयर्स आर मल्टी सेलुलर। रूट हेयर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर हैं एंड शूट हेयर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर हैं। ठीक, अगर ये रूट में पाए जाते हैं तो ऑफ कोर्स रूट्स का क्या काम है? एब्जॉर्प्शन में, यानी सॉइल से जो मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, इनको एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। कौन हेल्प करते हैं? रूट हेयर्स हेल्प करते हैं। ठीक, रूट हेयर्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? रूट के जोन ऑफ मैच्योरेशन में। यानी अगर हम रूट को कई जोन्स में डिवाइड कर दें तो जो रूट का जोन ऑफ मैच्योरेशन है वहाँ पे क्या पाए जाएंगे? रूट हेयर्स पाए जाएंगे एंड दे आर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर। ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर हैं, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स एंड वाटर्स। चलो, इसके बाद बात करते हैं गार्ड सेल्स की। गार्ड सेल्स क्या होती हैं? गार्ड सेल्स का अगर नाम लें तो सबसे पहले दिमाग में आता है स्टोमेटल एपर्चर। स्टोमेटल एपर्चर जो कि किस में पाया जाता था? लीव्स में। स्टोमेटा जो है, स्टोमेटल पोर है, स्टोमेटल एपर्चर है, उसको गार्ड करते हुए, उसको सराउंड करते हुए सेल्स होती हैं। उन सेल्स को हम क्या कहते हैं? गार्ड सेल्स। यानी गार्ड सेल्स का मेन फंक्शन क्या है? स्टोमेटल एपर्चर को सराउंड करना, उसे गार्ड करना, उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग पर फंक्शन करना। यानी गार्ड सेल का मेन काम क्या है? स्टोमेटल एपर्चर को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करना, उसको सराउंड करना, उसको प्रोटेक्ट करना। गार्ड सेल कहाँ पाई जा रही है? लीव्स में। और किसके अराउंड? स्टोमेटल एपर्चर के अराउंड। चलो, नेक्स्ट है सब्सिडियरी सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स कहाँ पाई जाती हैं? गार्ड सेल। स्टोमेटल एपर्चर के अराउंड क्या थी? गार्ड सेल्स। और गार्ड सेल्स के अराउंड ही कुछ एपिडर्मल सेल्स होती हैं लीव्स में, जो खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं। ये एपिथेलियल एपिडर्मल सेल्स हैं जो खुद को मॉडिफाई कर लेती हैं। और ऐसी मॉडिफाइड सेल्स को हम क्या कहते हैं? सब्सिडियरी सेल्स। यानी स्टोमेटल एपर्चर और गार्ड सेल्स के अराउंड की वो एपिडर्मल एपिथेलियल सेल्स जो खुद को मॉडिफाई कर लें, दे आर नोन एज सब्सिडियरी सेल्स। तो ये था अभी तक का कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स। अभी बहुत सारी सेल्स ऐसी जिनके बारे में डिस्कस करना बाकी है, तो नो नीड टू गो एनीवेयर बिकॉज दिस सेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर रिविजन. This session will give you a very quick revision of almost all the topics which are given in your NCERT. तो आपके NCERT में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं विच आर इम्पॉर्टेंट, ये सेशन आपको उन सब का एक क्विक रिविजन देता है. वो कहते हैं ना फ्लैशबैक में चलते हैं, तो ये सेशन एक फ्लैशबैक का काम करने वाला है और आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है. तो नो नीड टू गो एनीवेयर, वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें. डेफिनेटली एक स्क्रीनशॉट ले लें और हम जल्दी ही वापस आएंगे दूसरी सेल्स के साथ. ओके, नाउ यू कैन टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट. ओके,
Now we are back with another names of some cells. हम कुछ और सेल्स के दूसरे नामों के साथ यहाँ पर हैं. सबसे पहली है कॉन्ड्रोसाइट यानी सेल्स ऑफ कार्टिलेज. सेल्स ऑफ कार्टिलेज, देखो कहीं कॉन्ड्रो लिखा हो ना, कॉन्ड्रो रिप्रेजेंट्स कार्टिलेज. कॉन्ड्रो क्या रिप्रेजेंट करता है? कार्टिलेज को. जैसे फिशेस को हमने दो कैटेगरीज में बांटा था, कॉन्ड्रिक्थीज एंड ऑस्ट्रिक्थीज. तो कॉन्ड्रिक्थीज क्या होती थी? कार्टिलेजिनस फिशेस. एंड ऑस्ट्रिक्थीज क्या होती थी? बोनी फिशेस. वैसे ही अगर कहीं कॉन्ड्रो वर्ड हो, कॉन्ड्रो शब्द लिखा हो, कॉन्ड्रो प्रीफिक्स यूज हुआ हो, तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग कार्टिलेज. वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्टिलेज को रिप्रेजेंट कर रहा है. और कहीं ऑस्टियो लिखा हो, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस एक डिजीज़ का नाम है ऑस्टियो, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑस्टियो प्रीफिक्स किसको रिप्रेजेंट करता है? बोन्स को. यानी कहीं पे प्रीफिक्स ऑस्टियो यूज़ किया हो तो दैट मीन्स समथिंग रिलेटेड विद बोन्स, और कहीं पे कॉन्ड्रो प्रीफिक्स यूज़ किया हो तो दैट मीन्स समथिंग रिलेटेड विद कार्टिलेज. जैसे यहाँ पर लिखी हुई हैं ऑस्टियोसाइट्स, और ये किसकी सेल्स हैं? बोन्स की. ऑस्टियो मीन्स बोन्स एंड साइट्स मीन्स सेल्स. तो सेल्स ऑफ बोन्स, ऑस्टियोसाइट्स क्या है? सेल्स ऑफ बोन्स. वैसे ही कॉन्ड्रोसाइट्स क्या थी? सेल्स ऑफ कार्टिलेज. ठीक, समझ में आया? सेशन में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और रिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितना ही बेनिफिशियल है. इसके अलावा ऐसे एमएनएस वॉरियर्स जो अपने एग्ज़ाम को 2021 में फेस करने वाले हैं, उनके लिए वी हैव स्टार्टेड अ न्यू बैच. अगर आप हमारा न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आवर नंबर इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ पहला कमेंट पिन किया हुआ. तो डेफिनेटली आप वहाँ से हमारा नंबर ले सकते हैं और हमें अपनी सक्सेस स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट बनने का मौका दे सकते हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं जीतने की तैयारी और डेफिनेटली एक दिन जीत के रहेंगे, क्योंकि हार मानना तो हमने सीखा ही नहीं है. चलिए सेशन में आगे बढ़ते हैं. अब बारी है चीफ सेल्स या फिर पेप्टिक सेल्स की. चीफ है बच्चों, शेफ नहीं है. चीफ सेल्स या फिर पेप्टिक सेल्स आर प्रेजेंट इन स्टमक. ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? स्टमक में प्रेजेंट होती हैं. एंड व्हाट इज़ देयर फंक्शन? दे सेक्रीट्स डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक एंजाइम्स. ये क्या सिक्रीट करती हैं? गैस्ट्रिक एंजाइम्स को सिक्रीट करती हैं. अब स्टमक के जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं? प्रोपेप्सिन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक एमाइलेज एंड गैस्ट्रिक लाइपेज. Gastric amylase is responsible for the digestion of only 5% carbohydrate, and gastric lipase is responsible for the digestion of fats. Okay, and propepsin and prorenin are protein digestive enzymes. Prefix pro is used to denote that this particular enzyme is in its inactive form. यानी अगर किसी एंजाइम के नाम के आगे प्रो लगा हो तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कि वो पर्टिकुलर एंजाइम अभी अपनी इनएक्टिव स्टेट में है. इसको अपनी एक्टिव स्टेट में बदलने के लिए कोई सब्सटेंस, कुछ ऑप्टिमम पीएच या कोई सेकेंडरी चीज़ की ज़रूरत होगी, जिससे अभी ये अपनी इनएक्टिव फॉर्म में है और उसके बाद अपनी एक्टिव फॉर्म में बदल जाएगा. तो प्रोपेप्सिन इज़ कन्वर्टेड इनटू इट्स active form pepsin with the help of HCl, and prorenin is converted into its active form renin with the help of pepsin. यानी पेप्सिन, प्रोपेप्सिन को पेप्सिन में बदलने के लिए HCl की ज़रूरत होती है और प्रोरेनिन को रेनिन में बदलने के लिए पेप्सिन की ज़रूरत होती है. रेनिन इज़ अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम. रेनिन भी क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, which is responsible for the digestion of milk in children. रेनिन क्या करता है? बच्चों में, बेसिकली बच्चों में मिल्क के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. इट चेंजेस द फिज़िकल स्टेट ऑफ मिल्क. ये मिल्क की फ़िज़िकल स्टेट को चेंज करता है, कर्डिफिकेशन करता है, यानी
मिल्क जो कि लिक्विड स्टेट में है उसकी स्टेट चेंज करके सॉलिड में कन्वर्ट करता है। दही के जो आता है, दही बनता है, कर्डिफिकेशन होता है, दैट इज़ ड्यू टू रेनिन। किसकी वजह से है वो? रेनिन के। रेनिन क्या करता है? कैल्शियम को पैराकेसिनेट, कैल्शियम पैराकेसिन, केसीन प्रोटीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। केसीन इज़ अ सॉल्युबल प्रोटीन और इसको किस में कन्वर्ट करता है? इनसॉल्युबल कैल्शियम पैराकेसिनेट में। पेप्सिन इज ऑल्सो अ प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। किसके? प्रोटीन्स के। ये कौन से एंजाइम्स थे? ये वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे जो हमारे गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट थे, यानी ऐसा जूस जो कि हमारे स्टमक रीजन में प्रेजेंट हो और डाइजेशन में हेल्प करे। एंड दीज एंजाइम्स आर सिक्रीटेड बाय चीफ सेल्स या फिर पेप्टिक सेल्स। किससे सिक्रीट हो रहे हैं? चीफ सेल से या फिर पेप्टिक सेल से। नेक्स्ट सेल्स हैं पैराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स। पैराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन स्टमक। ये भी स्टमक में पाई जाती हैं और ये क्या करती हैं? HCl का सिक्रीशन करती हैं। यानी ऑक्जेंटिक cells are also known as parietal cells and they are responsible for the secretion of HCl that is hydrochloric acid। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रीशन करती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग एसिडिक pH ऑफ आवर स्टमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे स्टमक का एसिडिक pH मेंटेन करता है। एसिडिक pH एक ऑप्टिमम pH होता है जिससे जो हमारे गैस्ट्रिक जूस के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो एक एसिडिक pH, उनका जो ऑप्टिमम pH है वो क्या है? एसिडिक है। वो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं और वो एसिडिक मीडियम कौन मेंटेन करता है? HCl मेंटेन करता है। साथ ही साथ डाइजेशन में हेल्प करने के अलावा HCl का एक और काम है दैट इज़ डिफेंस। कैसे डिफेंस करता है? अगर बाई चांस कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे स्टमक में एंटर करता है तो HCl एसिडिक होने की वजह से उसको वहीं पर किल कर देता है और हमारी बॉडी की डिफेंसिव लाइन बनाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज बाईपोलर सेल्स एंड बाईपोलर सेल्स आर फाउंड इन रेटिना। बाईपोलर सेल्स किस में प्रेजेंट होती हैं? रेटिना में। ये स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं बाईपोलर, यानी इनमें दो साइटॉन्स पाए जाते हैं, ये बाईपोलर होती हैं। ठीक है, बाईपोलर यानी इनकी पोलैरिटी कितनी होगी? 2 एंड दे आर फाउंड इन रेटिना। ये रेटिना में पाई जाती हैं। इसके अलावा रॉड सेल्स, rod cells are also found in our eyes and they are responsible for twilight vision या फिर black and white vision। rod cells twilight यानी या फिर black and white vision के लिए responsible होती हैं। twilight यानी कहते हैं कि चांद की चांदनी बहुत खूबसूरत लगती है, हल्की मध्यम रोशनी होती है। हल्की मध्यम मतलब हल्की सी रोशनी में, बिल्कुल अंधेरा भी ना हो और थोड़ी सी रोशनी हो, वहाँ पर जब आपको जो चीज़ दिख जाए, अगर वहाँ पर ऐसी रोशनी में भी आपको दिखता है कुछ चीज़ें, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ आवर रॉड सेल्स। वो किस वजह से? रॉड सेल्स की वजह से दिखते हैं। तो रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विलाइट विजन। रॉड सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ट्विलाइट विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। दे आर फाउंड इन आवर आइज़, ये हमारी आइज़ में पाई जाती हैं। ठीक, अभी इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जब सडनली आप थिएटर्स में एंट्री लेते हो तो वहाँ बहुत अंधेरा होता है, वहाँ आपको कुछ दिख नहीं रहा होता है। क्यों? क्योंकि तब आपकी रॉड सेल्स इनएक्टिवेट होती हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उजाले से अंधेरे में जा रहे होते हो। तो अंधेरे में देखने का यानी ट्विलाइट, अंधेरे में देखने का, ब्लैक एंड वाइट के विजन के लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं? रॉड सेल्स। लेकिन कुछ समय बाद आपको थिएटर्स के अंधेरे में भी कुछ चीज़ें आराम से दिखने लगती हैं, आप खुद को अडेप्ट कर लेते हो। तो ये अडेप्शन किस वजह से आया? रॉड सेल के एक्टिवेट होने की वजह से ये अडेप्शन आप में आ गया। यानी रॉड सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विलाइट विजन या फिर ब्लैक एंड वाइट विजन। इसके बाद आती हैं कोन सेल्स।
कौन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्राइक्रोमैटिक विजन? कौन सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ट्राइक्रोमैटिक विजन के लिए। हमारी आँखों का विजन, हम जो ह्यूमन आइज़ हैं, दे हैव ट्राइक्रोमैटिक विजन। इनमें कैसा विजन होता है? ट्राइक्रोमैटिक विजन होता है। ट्राइक्रोमैटिक यानी हमें सिर्फ और सिर्फ 3 कलर्स ही दिख सकते हैं। 3 प्राइमरी कलर्स हमें दिखते हैं। इसके अलावा जो बाकी हम कलर्स देखते हैं, दे आर फॉर्म्ड, वो बनते हैं ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ दोज 3 कलर्स। वो उन 3 कलर्स की वेवलेंथ की जो वेव्स होती हैं, उनके मिक्स होने की वजह से रेस्ट ऑफ द कलर्स आर विजिबल टू अस। उनके मिक्स होने की वजह से हमें जो जितने भी कलर्स दिखते हैं वो उनकी मिक्सिंग की वजह से ही दिखते हैं। बट बेसिकली वी हैव ओनली ट्राइक्रोमैटिक विजन। बेसिकली हमारे पास क्या है? सिर्फ और सिर्फ ट्राइक्रोमैटिक विजन है, यानी हमारी आंखें सिर्फ और सिर्फ 3 कलर्स को ही देख सकती हैं। और जो कलरफुल विजन है, कौन सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलरफुल विजन? कौन सेल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? कलरफुल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड दे आर फाउंड इन अवर आइज़। कहाँ पाई जाती हैं? आइज़ में पाई जाती हैं। सो नाउ यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट। ये कुछ इम्पॉर्टेंट सेल्स हैं। अभी तक हमने इम्पॉर्टेंट सेल्स की बात की है, स्पेशलाइज्ड सेल्स की बात की है। अगर हम सेल्स की बात करें और सेल ऑर्गेनल्स को भूल जाएं तो दैट इज़ अनफेयर। तो अभी हम सेल ऑर्गेनल्स और उनके निक नेम्स की भी बात करेंगे, तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहें। अगर ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए आपको अच्छा लगता है, इम्पॉर्टेंट लगता है, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। अगर आप कोई सजेशन देना चाहें या फिर कोई डिमांड करना चाहें कि किसी चैप्टर पे, किसी स्पेशल टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाए ताकि आपको समझने में आसानी हो, तो प्लीज़ आप हमें वो भी बता सकते हैं। Now take a screenshot and no need to go anywhere. Okay, so we have discussed the various cells. हमने उन बहुत सारी सेल्स को डिस्कस किया and we have discussed their special functions. उनके स्पेशल फंक्शंस को भी डिस्कस कर लिया है। नाउ what we are going to discuss is we are going to discuss various cell organelle and their nicknames. अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सेल ऑर्गेनल्स और उनके निक नेम्स के बारे में। चलो, सेल की देखो, सेल है, सेंटर में न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म है और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल। तो एक एक करके हम सेल ऑर्गेनल के निक नेम्स और उसके स्पेशल फंक्शन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस को तो भैया ब्रेन कह दो। क्या कह दो? ब्रेन, हेड। जैसे ये क्या है? कमांडिंग सेंटर है सेल का। क्या है? कमांडिंग सेंटर। जैसे हमारा ब्रेन हमारी बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, वैसे ही न्यूक्लियस एक सेल में होने वाली जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, उसको कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस को सेल का ब्रेन कह दो, कमांडिंग सेंटर कह दो, एक ही बात है। सारी एक्टिविटीज़ कौन कंट्रोल कर रहा है एक सेल की? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस होना एक सेल में इम्पॉर्टेंट है और ये सारी क्या कंट्रोल करता है? ये सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। जैसे ब्रेन कंट्रोल करता है हमारी बॉडी की बाकी सारी एक्टिविटीज़ को, वैसे ही न्यूक्लियस कंट्रोल करता है सेल की सारी एक्टिविटीज़ को। ओके, न्यूक्लियस बात कर ली, तो न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होती है? न्यूक्लियोलस, जिसको आप हिंदी में केंद्रिका कहते हो। न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। न्यूक्लियस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। न्यूक्लियस क्या करती है? आरएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो न्यूक्लियोलस के अंदर क्या? न्यूक्लियोलस, एंड न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। न्यूक्लियस क्या मदद कर रही है? आरएनए के फॉर्मेशन में मदद कर रही है। इसके बाद न्यूक्लियस में ही क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे और क्रोमोसोम्स पर होते हैं जीन्स।
जीन्स क्या होते हैं? दे आर नोन एज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ये क्या कहलाते हैं? आनुवंशिकी की इकाई, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, यानी ऐसे कैरेक्टर्स जो पेरेंट से ट्रांसफ़र होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में, दे आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। ऐसे कैरेक्टर्स को कौन कंट्रोल करते हैं? जीन्स। तो जीन्स ही ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट से अपने आगे आने वाली जनरेशन में, एंड दैट्स वाई जीन्स आर नोन एज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। और जीन्स किस में प्रेजेंट होते हैं? जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स किस में प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स एंड दे आर नोन एज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। क्या होते हैं ये? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहलाते हैं। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या था? न्यूक्लियोलस एंड क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पे क्या थे? जीन्स थे। जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड दैट्स वाई दे आर नोन एज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, एंड न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ RNA। ये काम हो गया हमारे न्यूक्लियस का, और अभी हमने न्यूक्लियस डिस्कस किया है। इसके बाद देखो सेल क्या है? एक पूरा जैसे पार्लियामेंट होता है ना, तो वैसे ही सेल का भी अपना एक पार्लियामेंट है। होम मिनिस्ट्री किसके पास है? यानी मैक्सिमम पावर्स किसके पास है? न्यूक्लियस के पास। होम मिनिस्ट्री किसके अंडर में है? न्यूक्लियस के अंडर में है। जितनी कमांडिंग सेंटर है वो क्या है? न्यूक्लियस है। कमांडिंग पावर्स किसके अंदर है? न्यूक्लियस के पास है। यानी होम मिनिस्ट्री कौन है हमारे सेल की? न्यूक्लियस है। इसके बाद बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ATP का, फॉर्मेशन ऑफ ATP, और ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी। ATP क्या है? एनर्जी करेंसी है। ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और ATP कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, एंड ATP इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब ये करेंसी है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या हो गई? फाइनेंस मिनिस्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। पावर हाउस है, बिना पैसे के, वो कहते हैं ना पावर उसी के पास होगी जिसके पास पैसा होगा। तो करेंसी किसके पास है? ATP किसके पास है? माइटोकॉन्ड्रिया के। तो पावर हाउस कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ ATP is occurring in mitochondria. That's why mitochondria is also known as powerhouse of the cell. ATP stands for adenosine triphosphate and which is also known as energy currency. ठीक, इसके बाद आते हैं क्लोरोप्लास्ट पे। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। और क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ सेल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, एंड ग्रीन प्लांट्स, क्लोरोफिल की वजह से जो लीव्स होती हैं दे आर ग्रीन। ग्रीन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी हरे पौधे सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना भोजन खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या हो रहा है? खाना पक रहा है। फैमिली वेलफेयर, यानी फैमिली वेलफेयर वाली मिनिस्ट्री किसमें? चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट एंड फैमिली वेलफेयर वाली मिनिस्ट्री किसके पास है? क्लोरोप्लास्ट के पास। क्यों? क्योंकि यहाँ बनेगा खाना, और खाना बनेगा तभी तो डेवलपमेंट होगी। बस, तो ये डेवलपमेंट वाली फैमिली वेलफेयर वाली मिनिस्ट्री किसके पास है? क्लोरोप्लास्ट के पास। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज kitchen of the cell. Why? Because chloroplast has chlorophyll and which is responsible for the process of photosynthesis. photosynthesis के लिए responsible है chlorophyll. photosynthesis से ही green plants अपना भोजन बनाते हैं, they cook their own food. That's why chloroplast is also known as kitchen of the cell. Okay, ये बात हो गई। अब गोल्गी बॉडीज़ की बात कर लें। Golgi bodies are known as traffic police.
ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। देखो डिफेंस मिनिस्ट्री किसके अंडर में आ गई? गोल्गी बॉडी के पास आ गई। गोल्गी बॉडीज वर डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी एंड दैट्स व्हाई दे आर नेम्ड आफ्टर हिम। गोल्गी बॉडीज़ को डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने, इसी वजह से इसका नाम उनके नाम पर पड़ गया। अब व्हाई दे आर नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल? गोल्गी बॉडीज़ कंट्रोल द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द सेल of the different components, ठीक है। Golgi bodies control the transportation of different components, different substances within a cell. That's why they are known as traffic police of the cell. Golgi bodies क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन को, डिफरेंट मटीरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। सेल में कोई कंपोनेंट अंदर आएगा या सेल से बाहर जाएगा, कोई केमिकल सेल के अंदर आएगा या कोई केमिकल सेल के बाहर जाएगा, ये कंट्रोल करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ये कंट्रोल कौन करता है? गोल्गी बॉडीज़। इसीलिए गोल्गी बॉडीज़ को क्या कहते हैं? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। एंड गोल्गी बॉडीज़ वर डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। ओके, क्लियर हो गया? चलो अब बात करते हैं राइबोसोम्स की। तो राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। Ribosomes are responsible for the synthesis of protein. That's why they are known as protein factory. Ribosomes किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। याद करिए सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ। सेंट्रल, अब अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ वॉज प्रपोज्ड बाय हूम। तो सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ दिया था क्रिक ने। ये क्वेश्चन याद रखेंगे कि सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ किसने दिया था? सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ दिया था क्रिक ने। ओके, सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ क्या कहता था? कौन कौन से स्टेप्स आते थे? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। यानी सेंट्रल डॉगमा में क्या था? रेप्लिकेशन होना यानी डीएनए से डीएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन होना यानी डीएनए से एमआरएनए का बनना, फिर ट्रांसलेशन होना यानी एमआरएनए से प्रोटीन का बनना। सो व्हाट इज ट्रांसलेशन? द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ एमआरएनए इज नोन एज ट्रांसलेशन एंड दिस इज डन बाय द हेल्प ऑफ राइबोसोम्स। तो ट्रांसलेशन किसकी मदद से होता था? राइबोसोम्स की मदद से होता था। जब एक एमआरएनए के स्ट्रैंड पर राइबोसोम्स आकर लगते थे तब क्या होता था? प्रोटीन सिंथेसिस होती थी। दैट्स वाई राइबोसोम्स आर नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। चलो ये बात हो गई। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर लें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑफ टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Rough endoplasmic reticulum are known as RER. Why? Because they are having ribosomes on their surfaces. यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी सरफेस पे राइबोसोम लगे होते हैं। दैट्स वाई दे आर हैविंग अ रफ अपीयरेंस। इसीलिए उनका अपीयरेंस क्या हो जाता है? रफ हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स। एंड as they are having ribosomes, so they are taking part in the synthesis of protein. क्योंकि इनमें राइबोसोम्स होते हैं इसलिए ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्ट लेती हैं। इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो दे डू नॉट हैव राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस। दैट्स वाई देयर सरफेसेस आर हैविंग स्मूथ अपीयरेंस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है? राइबोसोम्स उनकी सरफेस पे नहीं पाए जाते हैं, इसलिए उनकी सरफेस क्या होती है? स्मूथ होती है। उसका अपीयरेंस क्या होता है? स्मूथ होता है। उनकी सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से इनकी सरफेस स्मूथ है और राइबोसोम्स ना होने की वजह से ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। अगर ये प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगी तो फिर इनका क्या काम है? दे हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ये लिपिड के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, लिपिड के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो बच्चों ये थे इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स और उनके निकनेम।
साथ ही साथ एक सेल ऑर्गेनल बचता है, दैट इज़ लाइसोसोम, एंड लाइसोसोम इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग यानी आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। वाई? बिकॉज लाइसोसोम में क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि लाइसोसोम के जो एंजाइम्स होते हैं वो किस पीएच पे काम करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, दे आर एक्टिव इन एसिडिक पीएच। किस पे काम करते हैं, एसिडिक पीएच पे काम करते हैं। लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स होते हैं दे आर एक्टिव इन एसिडिक पीएच, वो एसिडिक पीएच पे एक्टिवेट होते हैं। लाइसोसोम्स में बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। जब सेल लिसिस होती है यानी सेल की डेथ हो रही होती है तो लाइसोसोम क्या करती है, बर्स्ट कर जाती है, और उसके बर्स्ट करने से जितने भी उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं दे आर रिलीज, वो क्या होते हैं, रिलीज़ करते हैं, और दे स्टार्ट डाइजेस्टिंग द नियर बाई सेल ऑर्गेनल्स, और उसके पास जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डाइजेस्ट होने लगते हैं बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच वर प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स। जैसे बॉम्ब फटता है, एक्सप्लोजन होता है, तो बॉम्ब एक्सप्लोजन में आसपास का एरिया कवर होता है और वहाँ पे जितना भी एरिया होता है उसको डैमेज होता है, वो डैमेज हो जाता है। इन द सेम वे लाइसोसोम के बर्स्ट होने से एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, और वो एंजाइम्स उस लाइसोसोम के एरिया के जितने भी उसकी रेंज होती है उन एंजाइम्स की, वहाँ पे जितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो भी डाइजेस्ट हो जाते हैं और सेल की अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। इस वजह से लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स यानी आत्महत्या की थैलियाँ। अब हमने ऑलमोस्ट सारे सेल ऑर्गेनल्स और उनके निकनेम्स कवर कर लिए हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेम द सेल ऑर्गेनल विच इज़ प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन यूकैरियोट्स, यानी ऐसे सेल ऑर्गेनल का नाम बताइए जो प्रोकैरियोट में भी पाया जाए, साथ ही साथ यूकैरियोट में भी पाया जाए। अब याद करिए, जब हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बीच में डिफरेंस लिखते थे तो क्या क्या लिखते थे। प्रोकैरियोट्स वर दोज सेल्स, प्रोकैरियोट वो सेल्स होती थी, दे लैक न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स क्या लैक करती थी, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, बट यूकैरियोट्स आर दो सेल्स विच आर हैविंग न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता था, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स होते थे उनमें न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती थी। दूसरा जो हम डिफरेंस लिखते थे वो क्या लिखते थे कि प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। अब अगर प्रोकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनल नहीं पाए जाते हैं तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट में भी पाया जाए और यूकैरियोट में भी पाया जाए। तो राइबोसोम इज द सेल ऑर्गेनल विच इज प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज यूकैरियोट्स। तो राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल है जो दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होगा दैट इज़ ऑफ 70S, और जो यूकैरियोट्स में राइबोसोम होगा दैट इज़ ऑफ 80S। 70S 80S क्या है, S क्या है, आपका सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, सिडबर्ग यूनिट भी इसको कहते हैं। ओके, चलो वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट एवरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हमने ऑलमोस्ट हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। अगर ये वीडियो आपके रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पॉर्टेंट लगता है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिए। साथ ही साथ आई प्रॉमिस कि इसी तरह का एक क्विक रिवीजन का वीडियो आपके लिए, फिज़िक्स के लिए भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताएं। एक बार फिर याद दिला दूं कि ऐसे MNS वॉरियर्स जो 2021 में पेपर देने वाले हैं, हमने उनके लिए नया बैच स्टार्ट किया है। तो अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बच्चों, ये ऐसा अब तो इतने कम दिन बचे हैं कि हर एक बच्चा पैनिक है, प्रेशर में है कि क्या करें क्या ना करें। उस कंडीशन में मेरा सिर्फ एक ही सजेशन है कि
प्रेशर में आके आप कभी भी अपना 100% नहीं दे सकते हो। जब आपको फ्री हैंड दिया जाता है तभी काम बहुत अच्छा होता है। यानी प्रेशर में मत आइए, रिवीजन करिए और ये सोचिए कि बस जितना तो आपको है ही, और जितना आपने पढ़ा है उतना किसी ने नहीं पढ़ा है। अगर आपने ये सोच लिया ना कि जितना आपने पढ़ा है उतना तो किसी ने भी नहीं पढ़ा है, तो कोई आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि तब प्रेशर नहीं होगा। आप खेलते खेलते जाओगे और हंसते खेलते पेपर करके चले आओगे। बहुत ज़्यादा डर लगे तो अपना तो एक ही फेवरेट वाला गाना है, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह रे बंदिया, हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। बस हम भी मैदान फतेह करके आएंगे और पेपर फोड़ के आएंगे। चलो ले लो एक स्क्रीनशॉट। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू एवरीबॉडी।